बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट अगर ये ट्रेन है उसका कहीं पर इंजन है और इसके ये कंपार्टमेंट, और ये ट्रेन स्ट्रेट लाइन पे चलती हुई जा रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चलती हुई जा रही है और यहाँ पे कहीं पर एक पोल लगा हुआ है। अगर ये इंजन है मान लो और ट्रेन स्ट्रेट लाइन पे चलती हुई जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये इंजन इस पोल को क्रॉस करेगा। अच्छा, इसमें भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि हर क्वेश्चन में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान के चलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही, कैसे स्टार्ट करे में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय के बाद ये इंजन इस पोल को क्रॉस करेगा, फिर ये लास्ट वाला कंपार्टमेंट भी इस पोल को क्रॉस करेगा। इंजन जब क्रॉस करता है पोल को तो उस समय v1 की वेलोसिटी है, जब ये लास्ट कंपार्टमेंट क्रॉस करता है पोल को तो v2 की वेलोसिटी है। तो कभी ना कभी मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन भी क्रॉस कर रहा होगा, तो कितनी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप उल्टे तरीके से सोचिए। उल्टे तरीके से सोचने का मतलब, आप ये मान लीजिए कि ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन नहीं चल रही है, बल्कि ये पोल चलता हुआ आ रहा है। अगर तुम ट्रेन के अंदर बैठ जाओगे तो तुम्हें खुद रेस्ट में लगेगा, बाहर की चीजें उल्टे डायरेक्शन में चलती हुई लगेंगी। तो ट्रेन को हम रोक देते हैं और हम इस पोल को उल्टा चलाते हुए आते हैं। तो जब पोल उल्टा चलता हुआ आता है तो कभी ना कभी ये पोल जब यहाँ पर पहुंचा, तो जब ये पोल यहाँ पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 की। ट्रेन के इंजन को v1 की वेलोसिटी से क्रॉस किया। फिर यही पोल जब यहाँ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। लास्ट कंपार्टमेंट को उसने v2 से क्रॉस किया। तो ये पूछ रहा है कि यही पोल अगर मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन को क्रॉस करता तो उसकी वेलोसिटी क्या होती। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों दूरी फिर से बराबर। और क्या है, ये पोल एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। जैसे ट्रेन एक्सेलरेट करते हुए आ रही थी, ट्रेन को रोक दिया, पोल एक्सेलरेट करता हुआ उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। क्या ये प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम की तरह है, जहाँ पे हमको पॉइंट P पर वेलोसिटी पता है, पॉइंट Q पर वेलोसिटी पता है, पॉइंट R पे वेलोसिटी निकाल। क्योंकि सारी चीजें आइडेंटिकल हैं, आप सीधे कह सकते हो कि इसका रिजल्ट भी वही आएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करते हैं और एलिमिनेट करके रिजल्ट निकालते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जो हर बुक में कहीं ना कहीं दिया ही रहता है और एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ बुलेट traveling with some speed strikes the concrete wall। ठीक है, बुलेट चल रही थी किसी स्पीड से, कंक्रीट वॉल से टकराती, और कंक्रीट वॉल से जब टकराती है, इसके बारे में दिया है कि बुलेट loses half of its speed in traveling 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद बुलेट की स्पीड आधी हो जाती है। हाउ मच डिस्टेंस बुलेट विल travel more before stopping। ठीक है, तो ये कहता है कि बुलेट एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है, एक दीवार से टकराती है। दीवार पर टकराने के बाद जब बुलेट दीवार के अंदर जा रही थी तो 3 सेंटीमीटर चलने से उसकी स्पीड आधी हो जाती है। तो और कितने सेंटीमीटर चलने के बाद बुलेट रुक जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बुलेट स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी तो यहाँ पे इसकी स्पीड मान लो अगर v थी, तो कुछ देर के बाद इसकी स्पीड हो जाती है v/2 और फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 0। यहाँ से यहाँ पर इसको PQR मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पर इसने 3 सेंटीमीटर की दूरी ट्रैवल करी, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसने और कितनी 1 सेंटीमीटर की दूरी ट्रैवल करी। ठीक है,
स्पीड अगर घट रही है तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि रिटार्डेशन हम कहते हैं। रिटार्डेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि जिस तरह पार्टिकल चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड घटेगी। उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। मतलब एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, स्पीड को घटाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या उसी चीज़ का यूज़ करें? और उसी चीज़ का अगर यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये a का पहले हम इस इंटरवल में निकालेंगे, कितना लिख देंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v बाई 2 का स्क्वायर, इनिशियल कितनी थी v का स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, और इस इंटरवल में 0 का स्क्वायर, इनिशियल कितना था v बाई 2 का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 टाइम्स ऑफ x। ये निकाल। अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन इस इंफॉर्मेशन में रहेगा, और इस इंफॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो वी स्क्वायर बाई 4 माइनस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3v स्क्वायर बाई 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस वी स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, वी स्क्वायर बाई 4, वी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना 1, और यहाँ कितना बचेगा 1 बाई एक्स, मतलब x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो 1 सेंटीमीटर चलने के बाद वो बुलेट रुक जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने इसी चीज़ का यूज़ किया कि अगर एक्सेलरेशन नहीं भी दिया है तो हम एलिमिनेट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमने एक्सेलरेशन को एलिमिनेट किया है। ठीक है, बाकी भी कई क्वेश्चंस हैं आगे जिसमें हो सकता है कि अभी तक हम एक सिंगल पार्टिकल को ले रहे थे, एक से ज़्यादा पार्टिकल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए हम कैसे करें। या उसको करने के पहले एक नया टॉपिक और सीखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ? अगर पार्टिकल स्ट्रेट टाइम पे चल रहा है तो ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, इस तरीके से अलग अलग समय ये टाइम बढ़ता जाएगा, और कभी ना कभी टाइम आएगा t इज इक्वल टू n-1 एंड t इज इक्वल टू n। ठीक है, जब ये इंटरवल ऑफ समय है तो हम इसको कहते हैं पहला सेकेंड, ये है दूसरा सेकेंड, ये है तीसरा सेकेंड। जब भी हम थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड कह रहे हैं तो ये 1 सेकेंड का इंटरवल है। तो ये है थर्ड सेकेंड, 1 सेकेंड है थर्ड सेकेंड, ये है फोर्थ सेकेंड, ये है इसी तरीके से फिफ्थ सेकेंड, और ये है nth सेकेंड। तो जब भी मैं कहता हूँ पांचवा सेकेंड, तो 4 और 5 के बीच का जो इंटरवल है वो पांचवा सेकेंड है। अगर मैं कहता हूँ कि 13th सेकेंड, तो 12 और 13 के बीच का जो इंटरवल उसको कहेंगे 13th सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से ये nth सेकेंड। दोनों चीजों में अंतर है। मैं कहता हूँ कि पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया n सेकेंड्स में, तो टोटल n सेकेंड्स में उतना चला। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि nth सेकेंड में कितना चला है, तो nth सेकेंड में इतना चला। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि टोटल 4 सेकेंड में कितना चला, टोटल 4 सेकेंड में इतना चला, लेकिन 4th सेकेंड में कितना चला, तो 4th सेकेंड में इतना चला। तो हम निकालना चाहते हैं ये पूरा नहीं बल्कि ये। ठीक है, मान लो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन है, हम कैसे निकालें इसको? अगर हम किसी तरीके से ये पता कर लें कि स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, ठीक है, ये दूरी निकाली जा सकती है। अगर मैं कहता हूँ कि टोटल 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालो, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t को 5 सेकंड रख दोगे तो टोटल 5 सेकंड की दूरी आ जाएगी। उसी तरीके से ये पूरी दूरी निकालनी है तो टाइम को n सेकंड रख देंगे तो ये पूरी दूरी आ जाएगी। इसको मान लो मैं कहता हूँ x, और उसी तरीके से अगर मैंने इसको निकालना चाहा तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। टोटल n-1 सेकंड में कितनी दूरी आएगी वो निकाल सकते हैं। और इन दोनों को निकालने के बाद अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कितना ट्रैवल किया है, जिसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, तो ये निकाला जा सकता है अगर हम x से y माइनस करें। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड है वो x माइनस y। ठीक,
x और y कितने हैं? x को कितना लिख सकते हो? u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, तो u इंटू टी, टी कितना हो चुका है टोटल यहाँ से यहाँ तक n सेकेंड, u इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। y को कितना लिखेंगे? u इंटू टी, टी कितना है n माइनस वन प्लस हाफ a n माइनस वन का होल स्क्वायर। x पता है, y पता है, s n निकाल सकते हैं, n सेकेंड का डिस्टेंस, तो हम इसको लिख देंगे u इंटू n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस ये टर्म माइनस u इंटू n माइनस वन प्लस हाफ a इंटू n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, un और un माइनस वन में से u को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस n माइनस वन, ये बच गया, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर से क्या कॉमन आ जाएगा, हाफ ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये सिर्फ बचेगा वन। ठीक है, और इस ब्रैकेट को अगर हम खोलते हैं तो अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, और दूसरा टर्म आ जाएगा ए माइनस ये दो टर्म। ठीक है, इस टर्म में सिर्फ वन बचेगा और इस टर्म में 2n माइनस वन बचेगा, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है u प्लस ए बाई टू टाइम्स ऑफ 2n माइनस। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन। ये कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या ये इक्वेशन सही है, क्योंकि एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट या ये वेलोसिटी है, और अगर आप देखें तो ये n वाला टर्म टाइम है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम अगर हम करते हैं तो वो 2n माइनस वन, जो एक्चुअली 2n माइनस वन के साथ भी क्या लगा हुआ है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो यहाँ पर u इंटू टी, ये एक्चुअली 1 सेकेंड है, ये 1 लिखा तो हुआ है लेकिन ये 1 सेकेंड लिखा हुआ है, 1 सेकेंड लिखा हुआ है, मतलब ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो ये क्वांटिटी भी मीटर में ही है, क्योंकि ये मीटर है, डिस्प्लेसमेंट मीटर, सब मीटर में आने चाहिए और आएंगे भी, क्योंकि ये u वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड कैंसिल होकर ये मीटर बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर में ये भी सेकेंड का स्क्वायर है, देख सकते हो सेकेंड का स्क्वायर है, ये भी सेकेंड का स्क्वायर है। ऐसा नहीं कि सेकंड के स्क्वायर में से सेकंड का स्क्वायर कर दें तो 0 हो जाएगा। ये 5 सेकंड का स्क्वायर है, ये 4 सेकंड का स्क्वायर है, तो 5 सेकंड का स्क्वायर माइनस 4 सेकंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 9 सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर बचेगा, सेकंड का स्क्वायर यहाँ बचेगा, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर से मीटर बचेगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, यहाँ पर ये मीटर है, यहाँ पर टाइम लगा है वो भी मीटर है, यहाँ पे 2n माइनस वन के संग एक और टाइम लगा है ये वाला, जो कि सबको मीटर बना देगा। इक्वेशन में कोई गलती नहीं है। आती है बात इक्वेशन को यूज करने की, तो ये इक्वेशन हम हर उस जगह पे यूज करेंगे जहाँ पर हमें किसी एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, थर्ड सेकंड का पूछा जाएगा तो n को 3 पुट कर देंगे, 7th सेकंड का पूछा जाएगा n को 7 पुट कर देंगे, तो किसी भी एक सेकंड का जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा हम उस सेकंड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। पार्टिकल
अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखते हैं कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रैवल इक्वल distances for a particle starting from rest। ठीक है, तो ये अलग है और इसमें हमें ये पता करना है कि डिस्टेंस बराबर है, पार्टिकल डिस्टेंस बराबर ट्रैवल कर रहा है। मतलब पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे गया, ठीक है, स्टार्ट करता है यहाँ से, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये उतनी है जितनी दूरी ये है, फिर ये उतनी है जितनी दूरी ये है। तो अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है ये हमने कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन डिस्टेंस को कांस्टेंट करने से टाइम अलग अलग नहीं आएगा, सॉरी टाइम सेम नहीं आएगा। जैसे अगर आप स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो पहला 1 मीटर चलने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगला जो 1 मीटर है वो थोड़ा जल्दी ट्रैवल कर लोगे, फिर स्पीड बढ़ गई है। फिर अगला 1 सेकंड और तेजी से ट्रैवल कर लोगे और कम समय में ट्रैवल कर लोगे, स्पीड और बढ़ गई है। इसीलिए डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम घटता जाएगा जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू इसका 0 है, एक्सेलरेशन इसका कुछ ना कुछ होगा और हमें पता करना है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम का रेशियो क्या आएगा। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने में ये लेंथ एल की है, ये लेंथ भी एल की है, ये लेंथ भी एल की है, ये सारी लेंथ एल की है, बट ये टाइम जो है वो t1 का है, ये टाइम t2 का है, ये टाइम t3 का है, ये टाइम t4 का है, ये टाइम t5 का है। टाइम कम होता जा रहा है जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले 2 के लिए निकालते हैं, फिर मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज करके आपको फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, तो अगर हम पहले 2 के लिए निकालते हैं और इस पॉइंट को अगर नाम दिया जाए ए का, इसको बी का, इसको सी का, तो हम पहले इक्वेशन बनाते हैं ए से बी के बीच में। ठीक है, ए से बी के बीच में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो इसके बीच में s कितना है, l का है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, आपको पता है, प्लस हाफ ए, टाइम कितना लगा है, t1 का स्क्वायर। तो क्या यहाँ से t1 की वैल्यू लिख सकते हैं √2l अपॉन ये यहाँ से यहाँ तक का समय। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम b से c का समय निकाल तो सकते हैं, लेकिन b से c का समय निकालने के लिए आपको b पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि b से c पर b इनिशियल है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अगर b पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है तो या तो हम a से b में इक्वेशन बनाए और a से b में हम फाइनल निकाल लें, जो a से b का फाइनल होगा वही b से c का इनिशियल होगा। ठीक है, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो दूसरा हम ये करते हैं कि हम टोटल a से लेकर c तक की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, और ये टोटल टाइम निकाल लेते हैं। इस टोटल टाइम में से जो t1 हम निकाले हैं माइनस कर देंगे तो t2 का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम यूज करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और a से c में यूज करने का फायदा ये हुआ क्योंकि हमें a पे पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो फिर से अगर हम यूज करते हैं तो a से लेकर c तक वो कितना चल चुका है, अब चल चुका है 2l, u 0 है, हाफ a, टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं कि t1 प्लस t2 का जो होल स्क्वायर है या t1 प्लस t2 की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये इधर चला जाएगा, रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा √4l बाई a। इस 4l/a को हम इसके टर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2l/a। कोई दिक्कत कोई अलग आया, कुछ अलग नहीं आया, क्योंकि ये 4 को ही हमने 2 और 2 के 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या ये √2l/a का जो टर्म आया है यही t1 था। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू √2 इंटू t1। तो यहाँ से हमको t2 मिल जाएगा क्या, और t2 मिल जाएगा, इसको राइट में भेज देंगे तो t2 मिल जाएगा √2 - 1 इंटू t1।
ये रिजल्ट जो आया वो ये कहता है कि जो T2 और T1 का रेशियो है ये √2 - 1 के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से हम A से लेकर D तक की इक्वेशन बना सकते थे। तो वहाँ से T1 + T2 + T3 का टोटल टाइम आता, उसको रीअरेंज करके हम फिर T3 और T1 का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन वो तरीका बहुत लंबा होता जाएगा। तो हमें एक्चुअली रिजल्ट याद रखना है। मेथड मैंने आपको बताया, रिजल्ट क्या है उसको भी अगर हम याद रखते हैं तो रिजल्ट ये कहता है कि अगर ये टाइम का इंटरवल बराबर है तो ये टाइम के इंटरवल का जो रेशियो होता है T1 / T2 / T3 / T4, इसको याद रखने का तरीका ये है कि T1 के टाइम को हम इस तरीके से लिखेंगे। हालांकि √0 डिफाइन नहीं होता है, √0 का रूट हम ले नहीं सकते, या लेते भी हैं तो वो चीज़ें हमारे फिजिक्स में हमें उसका यूज़ नहीं करना है। बट चलो मान लो मैंने लिखा √1 - √0। ठीक है, √1 - √0, तो ये टाइम होगा √2 - √1, ये टाइम होगा √3 - √2, ये टाइम होगा √4 - √3, ये टाइम होगा √5 - √4। तो रेशियो क्या बताता है कि T1 / T2 / T3 / T4 / T5 is √1 - √0 / √2 - √1 / √3 - √2 / √4 √5 - √4। तो ये जो टाइम का रेशियो है ये रेशियो इसी के बराबर आता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं, कई बार ये रेशियो पूछ लेता है, तो ये रेशियो जो होता है इसके बराबर होता है। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, और पहले हमने ये सीखा था कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में एक बात याद रखनी है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये हमको ज़रूर दिया होना चाहिए। अगर ये नहीं दिया होगा तो ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट travels first 5 meter in 3 seconds. ठीक है, find the time to travel next 5 meter. पहले 5 मीटर 3 सेकंड में कवर कर लेता है, तो अगले 5 सेकंड कितने अगले 5 मीटर कितने सेकंड में कवर करेगा। तो बस वही आपको यूज़ करना है कि जो T1 और T2 का जो रेशियो है ये है √1 - √0 / √2 - √1। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि T1 और T2 का रेशियो कितना हो गया, बताए ऐसे लिख सकते हैं T1 / T2 = √1 - √0 / √2 - √1। ऐसा लिख सकते हैं। T1 का समय हमें दिया है 5 सेकंड, क्योंकि पहला वाला जो ट्रैवल किया है 5 सेकंड वो हो गया इतना, अगला वाला जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, क्यों हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले 5 मीटर और अगले 5 मीटर डिस्टेंस सेम है, टाइम का रेशियो पूछा। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इतना = पहला वाला टाइम लिख देंगे √1, √0 का कोई मतलब नहीं है, और ये हो जाएगा √2 - √1। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 5 × √2 - 1। ये हो जाएगा वो सेकंड टाइम जो उसने लगाया होगा अगले 5 मीटर चल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हमें लेंथ इक्वल दी होगी और टाइम का रेशियो पूछते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन के ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं तो रिटार्डेशन को अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि रिटार्डेशन का काम होता है स्पीड को घटाना। जहाँ पर भी स्पीड में डिक्रीज आएगा हम कहेंगे रिटार्डेशन है। और अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि अगर हम वेलोसिटीज़ को पॉजिटिव लेते जा रहे हैं तो रिटार्डेशन जब भी आएगा तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव। बाद में इस बात को मैं क्लियर करूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तभी रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तब भी रिटार्डेशन हो जाता है, लेकिन उस केस में वेलोसिटी नेगेटिव होती है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों में जाने के पहले बस इतना समझना है फिलहाल कि अभी हम जब रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, रिटार्डेशन स्पीड को घटाता है, और अगर हम वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं और फाइंड आउट करते हैं
स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब अगर किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो वो गाड़ी कुछ दूरी पर चलने के बाद रुक जाती है। तो वो कितनी दूरी पर जाके रुकती है वो हमें पता है, ठीक है। जो गाड़ी पे ब्रेक लगाया गया उससे उस गाड़ी के अंदर रिटार्डेशन आता है, और वो रिटार्डेशन कितना आता है वो डिपेंड करता है कि कितना रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है। तो अगर मान लो हमने ऐसा लिखा कि जो ब्रेक है वो प्रोड्यूस करता है रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो स्पीड को घटाने का फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ पर रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिटार्डिंग फोर्स के आने से उसके पास रिटार्डेशन आएगा, जो एक्सेलरेशन का अपोजिट है रिटार्डेशन आएगा, और वो रिटार्डेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो जो रिटार्डेशन है ये भी एक एक्सेलरेशन ही है, बट स्पीड को घटाने वाला है, जिसलिए हम रिटार्डेशन कह रहे हैं। इसकी वैल्यू फोर्स बाई मास के बराबर है, ठीक है। अब अगर कोई कार किसी स्पीड से आगे बढ़ रही और इस पे ब्रेक लगाया गया तो ये कार कुछ देर के बाद जाकर रुक जाए। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u थी, लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और जो ब्रेक लगाया गया उसने रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया। तो ये दूरी कितनी है ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है। क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए एक्सेलरेशन हम माइनस लेंगे, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी उसको माइनस ऑफ एफ बाई एम लेंगे इनटू डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से हमको डिस्टेंस मिल जाता है, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसको अगर हम इधर भेज देते हैं तो ये मिल जाएगा एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला होता है एम यू स्क्वायर बाई 2f। एफ यहाँ पे ब्रेक के लगाने से रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस होता है उसको रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी कार हमको गिवन है तो उसका मास फिक्स होगा, मास हम नहीं चेंज कर सकते। स्टॉपिंग जो रिटार्डिंग फोर्स है वो भी सेम होगा, ब्रेकिंग फोर्स जो वो भी सेम होगा। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाता है कि अच्छा इसी को हम थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं। अलग करने का मतलब ये है कि अगर मैं ऊपर हाफ मल्टीप्लाई कर दूं, या आप देख सकते हैं 1/2 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड, तो 1/2 एम यू स्क्वायर को क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रिटार्डिंग फोर्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं। एक केस बन सकता है कि आपको अगर दिया है फॉर कार ऑफ सेम मास m and retarding force F, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है कि एक ही कार है जिसके पास सेम रिटार्डिंग फोर्स लगता है और सेम मास है, तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब अगर आप स्पीड को डबल कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगर u की स्पीड में स्टॉपिंग डिस्टेंस मान लो 5 मीटर होता, ठीक है, तो जब तुम स्पीड को डबल कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर नहीं होगा, ऐसे समझ लो कि S1 बाई S2 का जो रेशियो है ये U1 बाई U2 के रेशियो के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि इफ स्पीड इज u, stopping distance is 5 meter. Find stopping distance if speed becomes
टू यू, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसी का यूज़ करना पड़ेगा। पहला स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दिया है हमको, 5 मीटर, तो ये हो गया 5 मीटर। नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। पहली स्पीड u थी, अब नई स्पीड कितनी हो गई है 2u, इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 1/4। तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा 4 × 5 मतलब 20 मीटर, ठीक है। कहने का मतलब ये है स्पीड को अगर आप 2 टाइम्स कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। स्पीड को हमने 2 टाइम्स कर दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 5 का 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस ये बन सकता है कि जिसमें आपसे ये कह सकता है कि काइनेटिक एनर्जी सेम, फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस सिर्फ रिटार्डिंग फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस आया है ये 1/4 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कार एंड ट्रक ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी इज स्टॉप्ड बाय सेम retarding force. Find ratio of their stopping distance, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है, रिटार्डिंग फोर्स भी सेम दिया हुआ है, मतलब रिटार्डिंग फोर्स अगर सेम है, काइनेटिक एनर्जी अगर ये काइनेटिक एनर्जी वाला केस है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम रिटार्डिंग फोर्स है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो क्या 1:1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स सेम है, ठीक है। तो आपको इस ओवरऑल इस रिजल्ट को यूज करना है किसी भी प्रॉब्लम में, क्या वैल्यूज क्या इंफॉर्मेशन दी है, इसके हिसाब से स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट travels with uniform acceleration alpha for some time, then brakes are applied which produces constant retardation beta and car finally stops, ठीक है। if total travel time is t, find maximum speed of car in this journey। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि एक कार पहले रेस्ट में थी, फिर उसको एक्सेलरेशन मिला तो कार की स्पीड बढ़ती गई, फिर ब्रेक लगाया गया तो कार की स्पीड घटी और कार फाइनली आकर रुक गई। तो जब कार ने टोटल जो टाइम लगाया है ट्रैवल करने में वो टी का है, तो इस पूरे प्रोसेस में कार की स्पीड मैक्सिमम जब भी हुई थी तो कितनी हुई थी, तो कार की स्पीड मैक्सिमम हुई कब थी। तो मान लो कि कार यहाँ से स्टार्ट करती है जिसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन था अल्फा का। फिर एक समय के बाद ब्रेक लगाया गया और कार के पास रिटार्डेशन आ गया, रिटार्डेशन माइनस बीटा का हम लिखेंगे, और फिर कार फाइनली आकर रुक गई। तो ये जो वेलोसिटी थी उसकी बढ़ती जा रही थी, और ये जो वेलोसिटी है इसको मैं v0 कह रहा हूँ, यही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। हमको ये नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक क्या टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का क्या टाइम है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी t के बराबर है।
तो एक इक्वेशन हम इसके बीच में लगाएंगे, एक इक्वेशन हम इसके बीच में लगाएंगे, दोनों से हम टाइम निकालेंगे और टाइम को जोड़कर टोटल टाइम t जो हमको दिया है कि टोटल टाइम t है उसके बराबर कर देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो हमें यूज करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है अल्फा और टाइम लगा t1, तो टाइम को हम लिख सकते हैं v नॉट बाई अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोबारा यूज करेंगे। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि कार रुक चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, यहाँ पर रिटार्डेशन है तो माइनस बीटा और टाइम लगा है t2, तो t2 को हम लिख सकते हैं v नॉट बाई बीटा। अब हमको ये पता है कि टोटल टाइम हमको दिया है t1 प्लस t2 t, तो t1 का जो समय निकाला है v नॉट बाई अल्फा प्लस t2 का जो समय निकाला है v नॉट बाई बीटा, इसको हम t के बराबर कर दें तो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और यही उस कार की मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम दो पार्ट्स में आ सकती है, जिसमें एक्सेलरेशन का एक पार्ट है, रिटार्डेशन का एक पार्ट है। दोनों की इक्वेशन अलग अलग निकाल कर जो भी इंफॉर्मेशन दी है टोटल टाइम की, तो टाइम को जोड़कर टोटल टाइम पुट करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जहां पर रिटार्डेशन का यूज होता है या दो पार्ट में आती है, इस तरह के प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम ट्रेन के लिए भी कई बार पूछ ली जाती है कि ट्रेन एक स्टेशन से चली, ट्रेन का एक्सेलरेशन हुआ, ट्रेन फिर ब्रेक लगा ट्रेन में और ट्रेन जाके रुक गई, तो वो दोनों स्टेशन के बीच में ट्रेन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी, या ये भी पूछ सकता है कि ट्रेन ने टोटल दूरी कितनी ट्रैवल करी है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि मान लो मैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये लिखता कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहला डिस्टेंस कितना आ सकता है, पहला डिस्टेंस आ सकता है, अगर हम पहले डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो पहले के लिए v नॉट स्क्वायर हो गया, इनिशियल 0 था, एक्सेलरेशन अल्फा था और डिस्प्लेसमेंट s1 था, तो s1 की वैल्यू आ गई v नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से जो दूसरा पार्ट ऑफ प्रॉब्लम था जिसमें रिटार्डेशन था, उसमें भी अगर हम यही यूज करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनली कार रुक चुकी है, इनिशियली कार v नॉट की स्पीड से थी, 2 रिटार्डेशन माइनस बीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s2, तो s2 की वैल्यू आ जाएगी v नॉट स्क्वायर बाई 2 बीटा। टोटल डिस्टेंस अगर हमको पूछा जाता है तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं दोनों को जोड़ के, s1 प्लस s2 को जोड़ के, तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस v नॉट स्क्वायर बाई 2 बीटा, तो v नॉट का स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहाँ पे v नॉट हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तो v नॉट अगर हम निकाल चुके हैं तो v नॉट की वैल्यू थी अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 1/2, ये 2 ये वाला, इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, एक अल्फा प्लस बीटा कैंसिल, एक अल्फा बीटा कैंसिल, कितना आ जाएगा ये अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इस कार का ट्रैवल किया हुआ टोटल डिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते थे, अगर टोटल डिस्टेंस पूछता टोटल डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, यही प्रॉब्लम ट्रेन के लिए भी आ सकती है कि ट्रेन ने चला, एक्सेलरेशन किया और रिटार्डेशन किया, तो सेम मेथड रहेगा, मैं चाहे कार के लिए कराऊं या ट्रेन के लिए कराऊं, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आगे चल के ग्राफ से भी करेंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि न्यूमेरिकली सॉल्व करने में काफ़ी लंबे लगते हैं, लेकिन जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो इन सब को हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी और टाइम का, और उसकी मदद से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें अभी तक ग्राफ नहीं पढ़ा है तो हम इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, आगे जब हम ग्राफ पढ़ लेंगे तो मैं ग्राफ से भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे ग्राफ से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट ये है कि चलो ठीक है, हमने पढ़ा कि
एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है, ये सब हमने पढ़ा। आगे हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि भाई अगर अगर अभी तक एक पार्टिकल थे तो हो सकता है दो पार्टिकल हो जाएं, या ऐसा हो सकता है कि ग्रेविटी भी आ जाए तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं। ठीक है।